वेलकम टू द हेल्थ सेगमेंट। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुनीब, डर्माटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुनीब। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। थोड़ी सी करेक्शन, इट्स नॉट डर्माटोलॉजिस्ट, इट्स प्लास्टिक सर्जरी। ओके, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मुनीब। यस एग्जैक्टली। डॉक्टर मुनीब, आजकल हम देखते हैं कि मर्दों में हेयर ट्रांसप्लांट का बहुत ट्रेंड है, तो क्या ख़वातीन भी ऐसा कर सकती हैं? एक्चुअली मर्दों में जो है, एक तो बार्डनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, उसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं। एक तो हार्मोनल फैक्टर आ जाता है जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है मेल्स के अंदर, वो तो मौजूद है। सेकेंडली इनहेरिटेंस का बहुत ज़्यादा रोल है। थर्ड जो एस्पेक्ट आ जाता है वो है एनवायरमेंटल, जिसमें हमारा लाइफस्टाइल है, बहुत स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है हर बंदे का, हर कोई भी इंडिविजुअल जो है ना वो इससे बाहर नहीं है। तो मर्दों में तो इसलिए डायरेक्टली हम जो है ना वो हेयर ट्रांसप्लांट पे चले जाते हैं। वो ऑलमोस्ट बार्डनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। बट फीमेल्स में ये है कि फ़ीमेल्स में बार्डनेस तब आती है जब मेडिकल इश्यूज आते हैं। लाइक सबसे पहले हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी अक्सर फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होती है। न्यूट्रिशन इनटेक उनका कम होता है। अक्सर जो यंग गर्ल्स हैं वो डाइटिंग के चक्कर में अपना वो जो उनको चाहिए, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, आयरन की, वो नहीं ले पाती। तो वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से उनके बाल जो हैं वो सबसे पहला इफेक्ट स्किन और हेयर्स पे आता है, तो हेयर फॉल स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हमने उसको देखना है कि आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है। उसके बाद फिर विटामिन डी, ऑलमोस्ट मतलब एक डिफरेंट स्टडीज़ हैं पाकिस्तान में, जो फीमेल्स हैं अबाउट 70% फीमेल्स वो विटामिन डी की डेफिशिएंट है। तो विटामिन डी आल्सो काजेस हेयर फॉल, हेयर थिनिंग। ठीक है, ये इन चीज़ों को रूल आउट करने के बाद अगर फिर लाइक फीमेल्स में अक्सर ये होता है कि थिनिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। हेयर्स गिरते नहीं है बट दे आर थिन, और क्वालिटी उनकी जो है वो फिर उसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हम लाइक करते हैं। एंड द फोर्थ स्टेप इज़ द हेयर ट्रांसप्लांट। फॉर एग्जांपल अक्सर फोरहेड जो है वो बड़ा हो गया है और वो फील हो रहा है, बॉदर कर रहा है जो है कैंडिडेट को कि जी ये मेरा फोरहेड बड़ा है, पिक्चर्स में फोरहेड बड़ा आ रहा है या पिक्चर्स अच्छी नहीं आ रही, या वो ऑकवर्ड फील करना शुरू कर देती हैं पब्लिक में, गैदरिंग में, जॉब प्लेस पे, देन वी कैन ऑफर द हेयर ट्रांसप्लांट। तो क्या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी इज आल्सो द रीजन कि हमारे बाल इतने वीक हो जाते हैं, गिरने लग जाते हैं, हल्के हो जाते हैं? इन फीमेल इट इज़ द बिगेस्ट रीज़न। ओके। एंड द अदर जो सबसे बड़ा रीज़न है वो आप कह लें कि स्ट्रेस फैक्टर। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, जॉब्स नहीं है, डिफरेंट फाइनेंशियल इश्यूज हैं। द थर्ड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ द स्लीप। स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, इनएडिक्वेट स्लीप है, 8 आवर्स की स्लीप नहीं है, स्लीप की क्वालिटी अच्छी नहीं है। सोने से पहले एवरीवन जो है वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। सो उससे ये होता है कि आपकी जो स्लीप, डीप स्लीप है, वो आप अटेन नहीं कर पाते। तो अल्टीमेटली वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट, बॉडी के हर ऑर्गन पे आ रहा है, चूँकि स्किन एंड हेयर्स आर आउटसाइड। सो यहाँ पे ऑब्वियस जहाँ पर होता है तो वहाँ पे ऑब्वियसली लोग फिर देखते भी हैं और करवाना भी चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर मुनीब, अगर मैं बालों की बात करूँ तो हम देखते हैं कि आजकल लड़कियों के बाल बहुत ज़्यादा थिन, हल्के और गिरना बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। आईब्रोज के बाल भी बहुत लाइट हो जाते हैं। तो क्या कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है, जदीद तरीके क्या हैं ट्रीटमेंट्स के? इसमें जो लाइक अगर हम स्कैल्प हेयर्स की बात करें तो सबसे पहले तो फिर हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। We will try to find out the cause. For example, if it's the nutrition, we will try to give अपनी न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करें। आयरन की कमी है तो आयरन के सप्लीमेंट्स स्टार्ट करें। विटामिन डी की कमी है तो विटामिन डी के सप्लीमेंट स्टार्ट करें। 7 डिफरेंट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जिसमें जो सबसे बेसिक स्टेप आप कह लें कि पीआरपी ट्रीटमेंट है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। उसमें हम ब्लड लेते हैं, ब्लड्स को हम सेंट्रीफ्यूज करके प्लेटलेट्स निकालते हैं। प्लेटलेट्स में डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, देन वी इंजेक्ट दैट इनटू द स्कैल्प। तो काफ़ी इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं और मतलब आप कह लें कि हेयर क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, थिकनेस आ जाती है, डाइंग हेयर्स जो हैं वो रिवाइव भी हो जाते हैं। तो डॉक्टर मुनीब, आप जो सप्लीमेंट्स की बात करें, आप सजेस्ट करते हैं, क्योंकि सुना है उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो किस टाइप के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए फॉर हेयर ग्रोथ? फॉर द सप्लीमेंट्स इट डिपेंड्स अपॉन कि डेफिशिएंसी कौन सी है। फॉर एग्जांपल इफ इट्स आयरन, तो आयरन के सप्लीमेंट्स में मेजर पोर्शन आयरन का होगा। इसके अलावा बायोटिन विटामिन है, दैट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द स्किन एंड हेयर्स। तो बायोटिन हम ऐड कर सकते हैं डाइट में। विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी है तो विटामिन डी हम ऐड कर सकते हैं। सबसे जो लाइक इन यंगर एज मैं कहता हूँ कि आप लोग ईट एवरीथिंग। आप बीफ लें, मीट लें, चिकन लें, वेजिटेबल्स लें, तो ये सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं न्यूट्रिशन से, बट हम लोग नहीं लेते। मतलब आप जनरल पब्लिक में पूछें, हर किसी की फ्रिज में ये चीज़ें पड़ी होंगी, बट ही विल नॉट टेक इट। बट वो ये कहेगा मुझे मल्टीविटामिन लिख दें। सो मल्टीविटामिन के डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं, स्टमक को थोड़ा सा ये तंग भी करते हैं। बिल्कुल। बट ये है कि अगर आप अपनी न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करें
तो ये आप इससे कोप कर सकते हैं। अगर इन दैट केस भी नहीं होता तो देन वी कैन ऐड अ मल्टीविटामिन। अच्छा, ये जो अभी आपने बात की न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की, तो इसका कोई टेस्ट हो सकता है पहले कि आपको पता चले कि आप में ये कमी है, तो आप पहले टेस्ट करें एंड देन आप सप्लीमेंट स्टार्ट करते हैं? इसमें सबसे पहले तो एक हिस्ट्री, लाइक जब भी कोई पेशेंट आता है तो वी आस्क कि आपका क्या, एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन हिस्ट्री से हमें कुछ काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है। उसके बाद फर्दर फिर हम लैब्स करा सकते हैं, बेसिक लैब्स हैं, लेट्स से कि कंप्लीट ब्लड पिक्चर आप करा लें, उसमें देख लें आयरन हीमोग्लोबिन कितना है, आयरन डेफिशिएंसी है वो भी हमें आइडिया हो जाता है। उसके बाद विटामिन डी के टेस्ट आप करा सकते हैं। अगर ये टेस्ट ना भी कराना चाहें तो क्लिनिकल भी हम काफ़ी हद तक 90-95% एक्यूरेसी से पहुंच जाते हैं कि ये दिस इज़ द रूट कॉज एंड वी स्टार्ट ट्रीटमेंट फ्रॉम बोथ साइड। फॉर एग्जांपल वी कैन गिव द पीआरपी ट्रीटमेंट्स, वी कैन गिव द न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। अपार्ट फ्रॉम कुछ बात वहाँ पर रहेगी, पीआरपी के अलावा भी डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं जो तो ख़वातीन भी करवा सकती हैं पीआरपी? मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स आर गेटिंग दिस, मेल से ज़्यादा, क्योंकि मेल्स तो अक्सर आते ही तब हैं जब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो प्रोसेस क्या है इसका पीआरपी का? हम ब्लड लेते हैं, आपकी वेन से ब्लड लेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज में प्रोसेस करेंगे, उसमें से जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है उसको हम सेपरेट करेंगे एंड देन वी इंजेक्ट दैट इनटू द स्कैल्प। So is it painful? No, it's not painful. Just a little bit pain. You can say 3 out of 10 or 4 out of 10. But the results are amazing. अच्छा, जैसे आपने स्टार्टिंग में बात की थी कि बिग फॉरहेड्स और एक प्रॉपर लाइन आ जाती है आपके फॉरहेड पे, वो बहुत बड़ा लगता है, तो आपको ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता देखने में, फिर दूसरे भी आपको इतना कॉन्शियस कर देते हैं कि ये बहुत बुरा लग रहा है। तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है ख़वातीन के लिए? किस एज तक करवा सकती हैं मैक्सिमम? कोई एज नहीं है? You can say up to the 50. They can males, even we have treated the males above 65 years. Okay. But females you can say like 50 तक वो conscious होती हैं, उसके बाद चलें वो थोड़ा it depends upon कि ये हमें देखना पड़ेगा कि आपकी requirement क्या है, मतलब what you want. Maybe someone at the age of 30 she is comfortable, but someone at the age of 50 she may not be comfortable. So it all depends on the personal choice, personal आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या requirements हैं, आप कैसा दिखना चाहते हैं। तो ट्रीटमेंट मैंने पूछा था आपका, ट्रीटमेंट इसमें इफ़ द फोरहेड बड़ा हो गया है, हेयर लाइन पीछे चली गई है, देन फिर हमें हेयर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा इवन फीमेल्स में। ओके। अच्छा, जैसे अभी मैं बात करी थी कि पीआरपी के हवाले से ख़वातीन आपके पास आती होंगी, तो आपके पास किस एज की ख़वातीन आती हैं? मतलब टीनेजर्स भी आती हैं, क्योंकि आजकल लड़कियों का तो बहुत मसला है, यूनिवर्सिटी जा रही हैं बाल स्ट्रेट, मतलब हीट बहुत लग रही है बालों में। बिल्कुल, एक चीज़ मैं ये अभी ऐड कर दूँ, आपने रिमाइंड करा, केमिकल्स, केमिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया है, और ये यंगर एज में अब हमारे पास जो कंप्लेंट्स आती हैं यंगर एज में हेयर फॉल, प्री मेच्योर वाइटनिंग ऑफ द हेयर्स, ये बहुत ज़्यादा 18, 20, 22 साल के लड़के और लड़कियां हेयर्स वाइट हो रहे हैं, ग्रे हो रहे हैं। सो जो पेशेंट्स हमारे पास ये आते हैं वो आप कह लें कि 18 ईयर से स्टार्ट हो जाते हैं एंड अप टिल 40-45 चलते हैं। इनके ये इशूज़ हैं। ज़्यादा जो इशूज़ हैं वो 18 साल से लेके 32 ईयर्स तक के जो सबसे ज़्यादा हमारे पेशेंट्स हैं कि जिनका ये हेयर फॉल फीमेल्स में ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, प्री मेच्योर ग्रेइंग है हेयर्स की, तो फिर उनको ट्रीट हम। तो ये जो प्री मेच्योर हेयर वाइटनिंग है, इसका कोई ट्रीटमेंट है? समटाइम्स तो जेनेटिकली भी होता है। जेनेटिकली भी है, और इसका अनफॉर्चुनेटली एग्जैक्ट कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। ये डिफरेंट रेमेडीज़ हैं, देसी रेमेडीज़, बट साइंटिफिकली दे आर नॉट प्रूवन। सो इसका जो सबसे बड़ा एक रीज़न है वो ये है हम बहुत ज़्यादा केमिकल से एक्सपोजर ले रहे हैं। मतलब हेयर कलर्स आजकल इस तरह के डाइज ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा है, हेयर कलर्स हैं, हेयर स्प्रेज हैं, जेल्स हैं। फर्दर मोर जो हम लेट्स से अगर हमें यूज़ भी करना पड़ता है, जस्ट लाइक आप हैं या हम लोग यूज़ करते हैं किसी इवेंट में जाने के लिए, देन इट इज़ मैंडेटरी कि हम 6 आवर्स के बाद उसको वॉश करें। बट आप देखें कोई भी इसको वॉश नहीं करेगा, लगाएगा, लगा हुआ नेक्स्ट डे तक लगा रहेगा, ठीक है, तो वो इसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका जो है वो प्रिवेंट होगा। सेकेंडली अगेन आ जाएगा कि अगर आप वाइटनिंग अर्ली ग्रेइंग हो रही है तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का भी इसमें भी रोल है। अच्छा, समटाइम्स डॉक्टर मनीब हम देखते हैं कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा थिन हो रहे हैं तो आपके बालों में आपके स्काल्प पे पैचेस आना स्टार्ट हो जाते हैं डिफरेंट, तो उसकी क्या रीज़न हो सकती है? मतलब यू फील कि आपका जो एक प्रॉपर एरिया है उस पर बाल हैं ही नहीं। एक्चुअली जो बिल्कुल आप लेट्स से कि आप कह रही हैं कि हेयर जो ख़त्म होने से पहले देयर इज़ अ फेज, उसमें ये होता है कि थिनिंग हो जाती है एंड द स्कैल्प पैचेस विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। वो जब विजिबल होते हैं आप समझ लें कि दे आर गोइंग, दैट इज़ द टाइम कि आप
मतलब वो लास्ट लाइन है कि आप ट्रीटमेंट ले लें और ट्रीटमेंट लें, किसी को कंसल्ट करें, डॉक्टर को कंसल्ट करें, वट एवर द रीज़न इज़ उसको सॉर्ट आउट किया जाए, देन दे मे कम बैक। अगर उस स्टेज पे हम नहीं कुछ करते देन दे विल गो, दे विल डाई। तो मतलब जैसे आपने देखा कि आपने बताया कि मेडिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, समटाइम्स स्ट्रेस हो सकता है ख़वातीन के हवाले से। तो मर्दों में नेचुरली मतलब एक स्पेसिफिक एज में जाके वो हो जाते हैं गंजे, या मतलब मर्दों में एक्चुअली जो सबसे ज़्यादा ट्रिगरिंग फैक्टर है वो हार्मोनल एंड जेनेटिक्स। ओके, जहाँ पे ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, यू कैन से इट्स 1 and 1 11, इट्स नॉट 1 + 1 2, इट्स 1 + 1 11। तो ये 18 ईयर्स से मैंने मतलब अब नोट करते हैं 18 ईयर्स से स्टार्ट हो जाता है एंड अप टिल 29 30 में तो बहुत तेज़ है, इसमें बहुत लाइक आप कह लें कि दे विल गो। उसके बाद 30 के बाद अगर ये स्टार्ट हो हेयर फॉल या बार्डनेस, तो दैट इज़ वो कदरे स्लो होती है, वो 5-7 साल ले जाती है। बट ये जो ये रेंज एज रेंज मैंने आपको बताई है 18 से 28 29 साल, इसमें तो अगर ये हार्मोन का इफेक्ट आता है, जेनेटिक्स का आता है, तो 1-1.5 साल में ये बिल्कुल लाइक आप कह लें कि एरिया बार्ड हो जाता है। तो अच्छा डॉक्टर मनीब, लास्टली मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि वो मर्द हजरात जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं उन्हें क्या गाइड करेंगे, ट्रीटमेंट के हवाले से क्या प्रोसेस है, कितना एक्सपेंसिव है और क्या मतलब इसकी रेंज है? इसमें सबसे पहले जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, सबसे पहले आपने ये देखना है कि यू हैव टू गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर, ओके, डोंट गो टू सम क्वैक। बहुत से और प्राइस रेंज आप ऐसा नहीं डिफाइन कर सकते क्योंकि ये एक्सपर्टी पे डिपेंड करता है। मार्केट में बहुत कम प्राइसेस में भी हैं, बहुत अच्छी प्राइसेस में भी हैं, बट ये है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनसे बाकायदा जो है आप एक फॉलोअप में लें, एक और कोशिश करें कि आप विज़िट करें। ठीक है, अक्सर लोग फ़ोन पे ही कहते हैं जी हमने आना है तो बस हमें कर दें, या हम उस सिटी से आ रहे हैं तो जस्ट पहले एक विज़िट करें, अपनी तसल्ली करें। और आजकल गूगल पे बहुत डिटेल अवेलेबल है, आप सारे क्वेश्चंस को सम अप करें और उन डॉक्टर से क्वेश्चन करें कि जी क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या है। एक और इसमें जो मेन इशू आता है वो है डोनर एरिया। अक्सर डोनर एरिया भी वीक हो जाता है लाइक, तो उसमें फिर कुछ पेशेंट्स में हम ट्रांसप्लांट से पहले मल्टीविटामिन्स और कुछ स्प्रेज होते हैं वो स्टार्ट करा देते हैं डोनर्स एरिया में। तो वो लाइक अगर ज़रूरी है तो वो अपने डॉक्टर से डिस्कस करेंगे। वो कुछ मैं पहले ही 2 मंथ्स पहले ही, जैसे मैं प्लान कर रहा हूँ दिसंबर में हेयर ट्रांसप्लांट का, तो मैं कुछ स्टार्ट कर दूँ। तो यू कैन अगेन वो ये कि डॉक्टर के साथ डिस्कशन के बाद केस टू केस वेरिएशन है इसमें, सारे केसेस बराबर नहीं होते, जिस तरह हर सर्जरी बराबर नहीं होती। इट इज़ अ सर्जरी, इसको जहन में रखें। तो डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है और क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, ऐसे ही किसी क्वैक के पास आपने नहीं चले जाना। प्राइस रेंज वेरी करती है। अच्छा डॉक्टर मनीब, आपके बाल मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब आप कैसे केयर करते हैं? आपने भी तो कोई हेयर ट्रांसप्लांट तो नहीं करवाया? नहीं, अल्लाह का शुक्र है अभी तक मैंने आपके अपने हैं? हाँ मेरे अपने हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट जो PRP के सेशंस हैं वो मैं लेता रहता हूँ आफ्टर एवरी 2 मंथ्स, यू कैन से रेगुलरली। डाइट, आई हैव अ गुड डाइट, और उसमें मेरी डाइट मतलब ये है कि लाइक आई टेक ऑल द थिंग्स, इसमें है वेजिटेबल्स हैं, मीट है, सारे जो भी खुराक के एस्पेक्ट्स हैं मैं किसी को क्विट नहीं करते हैं, तो सब कुछ। और द अदर फैक्टर ये कि आप अपनी स्लीप को जो है ना वो रेगुलेट लाजमी करें, और स्लीप आपकी एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स की होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको आप केयर करके आप अपनी नॉट ओनली फॉर द हेयर्स, ये स्किन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, स्किन को भी आप अपना यंग रख सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर मनीब फॉर ज्वाइनिंग अस, और आपने इतने इम्पोर्टेंट पर जो हमें इंफॉर्मेशन दिया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं चाहूँगी कि जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं वो ये हमारा सेगमेंट ज़रूर देखें और जो गाइडलाइंस डॉक्टर मनीब ने दी हैं उसको ज़रूर फॉलो करें। गुड डॉक्टर इज़ द की। उन्होंने बताया कि गुड डॉक्टर आपको चूज़ करना बहुत ज़रूरी है इसके लिए।